अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कुछ एलिगेशन लगाए गए वोट चोरी और बाकी चीजों को लेकर के। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर कि इसके ऊपर में एलिगेशन कैसे लगाए गए, इंपॉर्टेंट ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न्यूज में आ चुका है, एग्जाम का सिलेबस है, तो इस पे जितने भी एग्जाम है यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और बाकी वर्टिकल के एग्जाम अगले 1 से 1.5 साल में क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ ये है कि सर बहुत सारी इसमें बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इनको याद कैसे करें। तो आज के एक शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कवर अप करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर अप करेंगे, और इस तरीके से कवर अप करेंगे कि अपने को फैक्ट रखना ना पड़े, हमें फैक्ट्स याद होते जाए, है ना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम 25 क्लास में पूरी पॉलिटी जीरो से लेकर के एडवांस तक खत्म करते हुए चल रहे हैं। आज है हमारा डे 17, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेम। तो देखो पहले तो ये देख लो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो एज यूजुअल जो हमारा दिल्ली का नॉर्म है सर, यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट का 2025 का यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक तो पूछते हैं वो लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भी या नहीं है ना, इसके कौन कौन अध्यक्ष बनते हैं, राइट, इस पे कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, राइट, कहां से पावर ड्राइव करते हैं, क्या ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, ऐसे बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आप क्या करोगे सर, इस कंटेंट को डाउनलोड करोगे यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल से, सारे के सारे क्वेश्चन को देखोगे, और जब मैं कंटेंट पढ़ा दूंगा उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करोगे। भले यहाँ पे आंसर दिख रहा है, बस ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ, उसके बाद आप आंसर को देखोगे। आई एम 101% श्योर आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास ये सारे क्वेश्चन आप सभी से बनने लग जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ में डिफरेंस बताता हूं सर। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जो बॉडीज होती है ना ये दो तरीके की होती है, राइट। एक होती है सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, और एक होती है सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम पे जिन बॉडीज का जिक्र संविधान में किया गया था उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब संविधान जब लिखा गया तब इनका जिक्र नहीं किया गया, इनको दो अलग अलग तरीकों से बनाया गया। कौन कौन से तरीके हैं सर? इनको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। एक्ट मतलब कोई कानून पास करके हमने कोई बॉडी को स्टैब्लिश किया। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ह्यूमन राइट कमीशन को बनाने के पीछे एक एक्ट था ह्यूमन राइट को लेकर के, आई थिंक 1993 का एक्ट था, तो वो एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो इसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैट्यूटरी बॉडीज इसको हम बोलते हैं। दूसरे कुछ ऐसे बॉडीज जो सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाए जाते हैं। मतलब क्या है एग्जीक्यूटिव एक्शन का? आपके राष्ट्रपति महोदय ने एक साइन किया और वो बॉडी तैयार हो गई। एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर एग्जांपल नीति आयोग। अब आप देखो तो सर नीति आयोग के पीछे कोई एक्ट तो नहीं है ना, नीति आयोग एक बॉडी है ना, थिंक टैंक का काम है, पॉलिसी बनाती है पूरे देश के लिए, सेंटर के लिए, स्टेट्स के लिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई है। तो ऐसे जो भी बॉडीज जिनका जिक्र संविधान में नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। दो प्रकार की होती है, एक वो जो कोई एक्ट के द्वारा अपने पावर को ड्राइव करती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, और कुछ ऐसी जो सीधे एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनते हुए नजर आती है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब राष्ट्रपति ने साइन करके एक बॉडी को तैयार कर दिया ऑन इमीडिएट ग्राउंड, है ना, कुछ काम दे करके। तो ये दो तरीके की बॉडीज को हम बोलते हैं सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल हो, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास हो, जितने भी इंपॉर्टेंट से बॉडीज है वो सब के सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आती हुई नजर आएंगी। आज का जो क्लास है ये बेसिकली सर डेडिकेटेड है सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर के। 40 मिनट के आसपास का क्लास होगा, बट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम आज की क्लास में रैप अप कर लेंगे बहुत ही इजीली और स्मूथली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका जिक्र संविधान में किया गया। मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, क्रिएट किया गया, उसमें लिखा गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर? वी कॉल दिस एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब अगर ये संविधान से अपने पावर को ड्राइव करते हैं तो संविधान में कौन से पार्ट में रखे गए हैं और कौन से आर्टिकल्स डेडिकेटेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं। पहले आर्टिकल देख लो, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो सर आर्टिकल 324 के आसपास से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपका इलेक्शन कमीशन स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काम क्या है सर? पूरे देश में इलेक्शन कराना। ऑब्वियस सी बात है सर, थोड़े फ्री और फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी में क्या होता है सर? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। मतलब क्या है सर? लोगों का शासन। तो अगर रूल ऑफ पीपल हो, लोगों का शासन है, तो कैसे होगा? वोट देकर के होगा। और वोट कराएगा कौन? इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक मंदिर की तरह इलेक्शन कमीशन को देखा गया। अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाता है, जैसे भी आजकल आपको न्यूज में दिखता हुआ नजर आ रहा है ना।
चलो, अब ये इलेक्शन कमीशन सर यूनियन और स्टेट्स के इलेक्शंस को कराता है, राइट, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। प्लस एक परमानेंट बॉडी है, मतलब कभी भी कोई भी सरकार आए जाए इससे इसको फर्क नहीं पड़ता सर, परमानेंट बॉडी है। जो भी कमिश्नर है, जो भी मेंबर है, उनको अगर एक बार अपॉइंट कर दिया गया तो उनके सारे पावर्स संविधान से उनको मिलते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, उनको किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं होना, और परमानेंटली काम करेंगे जब तक उनका टेन्योर है, मतलब जब तक उनके कार्य करने की क्षमता है, मतलब उनको टाइम दिया गया, राइट। तो ये क्या है सर, ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, और इसकी शुरुआत होती है 1950 में, 1950 में इट वाज बेसिकली स्टैब्लिश्ड। अच्छा, क्या करती है सर, तो इलेक्शन कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, जो भी आपके अलग अलग लेजिस्लेचर्स है वहां का इलेक्शन कराती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शन कराती है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, ये ध्यान रखना, पंचायत के लेवल पे, म्युनिसिपैलिटीज के लेवल पे जो इलेक्शन कराते हैं दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो आपका ये वाली इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो क्या है सर, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 243 के द्वारा इसको पावर मिला है, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया गया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट 1992 में तैयार किया गया था। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना लोकल बॉडीज, लोकल लेवल बॉडीज या फिर लोकल गवर्निंग बॉडीज, वहां पर मैं आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी पढ़ाऊंगा। तो स्टेट में इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पंचायत की जो इलेक्शंस हो गया, म्युनिसिपैलिटीज लेवल पे जो इलेक्शन हो गया, मतलब लोकल लेवल पे जो इलेक्शन हो गया, उसको वो कंडक्ट कराते हैं, और उनको पावर मिलता है सर 243 के से। ये इलेक्शन कमीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस इलेक्शन कमीशन, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा गया है, राइट। दिस इलेक्शन कमीशन ड्राइव्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो आपके सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस को कराती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल बॉडीज के इलेक्शन को कराती है, जैसे आप देखो अलग अलग पंचायत हो गया या फिर म्युनिसिपैलिटीज हो गए, ठीक है, उनको हम उन चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोजिशन की अगर मैं आपको बात करूं तो सर इलेक्शन कमीशन है, तो एक सबसे पहले चीफ होंगे, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप सभी को पता है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ, अभी कौन है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दी सितंबर ऑफ 2024 सॉरी 25 2025 के सितंबर में, बताओ अभी कौन है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, उनका नाम फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में सब कोई। तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिखाई देंगे, और इनके साथ में सर आपको बाकी भी इलेक्शन कमिश्नर दिखाई देते हुए नजर आएंगे, राष्ट्रपति के ऊपर में कि वो कितने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं ना कहीं सर चेयरमैन ग्रुप में आपको दिखाई देंगे, बहुत बेसिक सी चीज है। और इसके बाद से आपको अलग अलग जगह पे रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग जोन्स पे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, इलेक्शन को कराने के लिए बेसिकली रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स भी आपको दिखते हुए नजर आएंगे। अगर आप देखो इलेक्शन कमीशन के इवोल्यूशन पे बेसिकली इस पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन चूंकि बॉडी न्यूज में तो मैंने आपको इवोल्यूशन दे दिया है, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमिश्नर में सिर्फ एक ही बॉडी होती थी, एक ही मेंबर थे, वो थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब लगभग लगभग आप मान करके चलो कि ये जो 30 साल था, है ना, 50 से 60 70 80 और यहाँ तक 89 40 साल के आसपास का जो टाइम पीरियड था, इलेक्शन कमीशन में एक ही आपके बॉडी थे, एक ही मेंबर थे, वो थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाद में इनमें और भी मेंबर्स को ऐड किया गया, 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, 3 मेंबर्स हुए। फिर 1990 में एक साल बाद वापस से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, लेकिन फिर अभी चेंज करके 1993 से मल्टी मेंबर है, मतलब एक आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिखाई देंगे प्लस 2 आपको इलेक्शन कमिश्नर्स दिखाई देंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन है और 2 इलेक्शन कमीशन उनके साथ में काम करते हैं, ये तीनों मिलकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन है। 1993 से सर हमारे पास में मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में इलेक्शन कमीशन दिखाई देते हुए नजर आ रही है। अगर आप फटाफट देखेंगे इनके टेन्योर और सर्विस कंडीशंस को, बहुत ही सिंपल है सर, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनके पास में जैसे पावर्स है, जैसे सैलरी है, जो स्टेटस एग्जैक्टली सेम स्टेटस आपके इलेक्शन कमिश्नर्स को भी दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका टेन्योर क्या है सर, 6 साल या फिर 65 साल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी पहले आ जाए। सपोज करो कोई एक ऐसा इंसान है जो 61 साल के एज में उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, अब बताओ 6 साल और 65 साल में इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, इसके लिए सबसे पहले आएगा सर 65 साल। तो टेक्निकली देखो तो ये इंसान तो 4 साल ही जॉब कर पाएगा ना, क्योंकि 4 साल में ये 65 का हो गया है ना। अब ये नहीं बोल सकता कि 6 साल का टेन्योर है तो मैं 2 साल और करूंगा, नहीं, बिकॉज 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बाहर है, एक है आपका 6 साल के होने चाहिए और 65 साल के उम्र तक आप कहीं ना कहीं कार्यरत थे, उसके बाद आपको रिटायर होना है। अब एक और एग्जांपल ले लो, एक इंसान है 55 साल का, इसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, तो एट मैक्स कब तक काम करेंगे सर, ये जब तक 61 साल के ना हो, क्योंकि जैसे ही 61 के होंगे इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर ये 65 तक जॉब करेंगे, है ना, तो इसको ध्यान में रखना, 6 ईयर और 65 ईयर, मतलब इनमें से जो पहले आ जाए उतना ही उनका टेन्योर होता हुआ नजर आएगा, इंडिपेंडेंटली ये उनका टेन्योर है।
इनको अगर रिजाइन करना है तो भैया इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, इनको अपॉइंट राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं, तो ये रिजाइन करेंगे तो किसको देंगे रेजिग्नेशन, सर ये प्रेसिडेंट साहब को देंगे, राष्ट्रपति महोदय को रेजिग्नेशन देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और जो भी कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस है वो मेजोरिटी की तरह, मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब 3 मेंबर की बॉडी है, 2 लोग बोलेंगे कि हमें ये करना चाहिए, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। जो भी जिस तरह भी मेजोरिटी जाए उस तरीके से डिसीजन लेते हुए लोग नजर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट सा सेफगार्ड क्या है, तो सर इनका जो टेन्योर है ना, ये टेन्योर एकदम सेफ है। अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, तो जब तक आप उस पद पे कार्यरत हैं तब तक आप उस पद से आपको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरा, सर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब आपकी सैलरी डिक्रीज नहीं की जा सकती, आपका अलाउंसेस पर डिक्रीज नहीं किया जाएगा। जो सैलरी पे आपने ज्वाइन किया है या तो उसको गवर्नमेंट बढ़ाएगी या फिर उतने पे रखेगी, लेकिन उसको डिक्रीज तो नहीं करेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। जाहिर सी बात है सर, इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि अगर आप उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना दोगे तो उसके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि हर पार्टी को उससे फायदा हो सकता है। दैट इज द रीजन वाई। अब देखो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में क्या दिखाई देगा कि इनको हटाने का भी जो पावर है ये कैसे हटेगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा इनका प्रोसेस क्या है आगे। एक्चुअली इनका प्रोसेस ये है कि आपको जो आपका पार्लियामेंट है ना, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से स्पेशल मेजोरिटी के साथ में इनको हटाना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ी एक, मतलब इट्स नॉट एन इजी थिंग, यू नीड स्पेशल मेजोरिटी स्पेशली पार्लियामेंट में इनको रिमूव करने के लिए, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें सर सर्विस कंडीशन, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशन है, एक्चुअली में आप इसको ऐसे अल्टर नहीं कर सकते कि इनको नुकसान हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता सर कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और इनकी सैलरी कम कर दी, नहीं, या तो आप बढ़ाओगे या फिर उतने पे ही रखोगे, नुकसान नहीं हो सकता, है ना। ये एक इंडिपेंडेंट सा फीचर है, इनको प्रोटेक्शन दिया गया संविधान के द्वारा। और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी वैसे ही हटाया जाएगा जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन आएगा, उसी के हिसाब से उनको हटाया जाएगा। ठीक है, इश्यूज की अगर हम बात करें, इफ यू प्रिसाइजली टॉक अबाउट द इश्यूज, तो बेसिकली सर कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं किया गया हुआ है मेंबर्स को लेकर के कि अगर कोई इंसान ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो ही इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ऐसा कुछ आपको मतलब फुल प्लेजेड वहां पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। ऑल्सो सर जो टर्म्स है ना ये स्पेसिफाई नहीं किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब क्या है, इसको कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। जो भी उनका टर्म है 6 साल का, राइट, इसको हमने लॉ के द्वारा कानून बना करके फिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर, जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर है नॉट बेयर्ड फ्रॉम फर्दर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, समझो इस चीज को। आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको सरकार कहीं भी जॉब नहीं देगी, ना वो सेंटर में काम करेंगे ना ही वो स्टेट में काम करेंगे, कहीं काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद से रिटायर होकर के आए। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर के रूप से कोई रिटायर हो रहा है तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी, अगर वो चाहे तो काम कर सकता है। लिसन दिस केयरफुली, द पर्सन कैन एक्चुअली वर्क इन एनी ऑफ द सेटअप, वो प्रोविंस में है ना, या फिर वो कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जॉब कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है ना कि जब तक आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तब तक आपको गवर्नमेंट बोल देगा अच्छा काम करो, आप मेरा ये फेवर कर दो, आप रिटायर होने वाले हो, मैं आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ बना दूंगा, सरकारी कंपनी का। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन के डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसीलिए इस पोस्ट को इंडिपेंडेंट रखा गया और उसको सेफगार्ड किया गया, ये बोल करके कि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं और अगर आप यहां से कल रिटायर करेंगे तो ना आप सेंटर में ना आप स्टेट में कहीं पे भी सरकारी पद पे काम नहीं करेंगे। प्राइवेट में आपको जहां काम करना है आप करो, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया में करो, यूएस में करो, किसी भी कंपनी में करो, सरकारी पद पे सर आप काम नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक डायरेक्शन दिया था बीच में कि अपने को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए। पहले कैसे अपॉइंटमेंट होता था, तो सर पहले अपॉइंट करने का तरीका था, लिसन दिस केयरफुली, जो आपके राष्ट्रपति साहब हैं उनको अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आकर के बोलेंगे कि सर इनको ना इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, तो उनको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये पुराना तरीका था। ठीक है, अब इसमें चेंज लाया गया क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ऐसे बहुत सारे क्रिटिसाइजेशन उठते हुए नजर आ रहे थे, जो कि सही नहीं भी है, वी कैन नॉट कमेंट ओवर दैट। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली अनूप बर्नवाल केस 2023 में भी रिसेंटली ही अपना रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने कहा कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हो तो बेसिकली वो 3 मेंबर कमेटी के सहयोग से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। वो 3 मेंबर कौन कौन से होने चाहिए, तो एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, एक आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए, और सर आपके एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। अगर इन तीनों ने एक साथ मिल करके किसी एक इंसान को रेकमेंड किया
तो ही जाकर के सर वो इंसान आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। जब तक इसके ऊपर में गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाती तब तक आप लोग कम से कम ये 3 मेंबर कमेटी को बना करके इस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करिए। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया और उन्होंने क्या कर दिया, यहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके यहाँ पे एक कैबिनेट गवर्नमेंट डाल दिया। क्या डाल दिया, कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। तो उन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया, कहीं ना कहीं इसके ऊपर में फ्लॉ है, मतलब बहुत लोग इसको लेकर के पिटीशन गए हैं अभी कोर्ट में, जुडिशरी में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करना है, आपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया। अब इससे नुकसान क्या हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वही बात ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलेगा, तो ये दोनों अपने हिसाब से फिर से अपने लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर लेंगे। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर प्राइम मिनिस्टर जो बात बोलेंगे क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हीं की सरकार के मंत्री है ना, वो तो सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप कल मेजोरिटी डिसीजन भी लो, ये अपोजिशन वाला इंसान कुछ भी बोलता रहे, आपके पास तो ऑलरेडी 2 वोट पहले से ही पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो आप चाहोगे, जिसको आप अपॉइंट करना चाहोगे वही अपॉइंट होंगे। पहले यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो एक न्यूट्रल ग्राउंड था कि एक सरकार की तरफ से आएगा नाम, मतलब वोट, और एक आएगा अपोजिशन से, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने हिसाब से सोचेंगे कि अपने को किसको वोट देना चाहिए, किसमें ज्यादा क्रेडेंशियल्स है। तो ये थोड़ा बैलेंस बॉडी था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, इसके ऊपर में भी बातें चलती हुई नजर आ रही है। एनीवेज, तो ये एक्चुअली में अपॉइंटमेंट करने का कमेटी बनाया गया हुआ है। अच्छा, इनको रिमूव करने का तरीका क्या है, तो इनको रिमूव अपन वैसे ही करेंगे जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करते हैं। तो रिमूवल एंड सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी ऑन पार विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे ही रिमूव करेंगे जैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करते हुए नजर आते हैं। इनके ऊपर में कोई भी कानून हो वो पार्लियामेंट बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, एडवाइजरी है, क्वाजी जुडिशियल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, अपने को फटाफट देखेंगे। पावर एंड फंक्शन में सबसे पहला आपको दिखाई देगा सर, ये है डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये मैं आपको पिछली क्लास पार्लियामेंट वाले मैंने आपको समझाया भी था, डीलिमिटेशन क्या होता है। सपोज करो एक जगह ए है और एक ये जगह सर बी है, इस जगह पे ना 100 लोग रह रहे हैं और इनको 10 लोग चुन रहे हैं, मतलब ये 100 लोग अपने लिए 10 लोग को वोट करके चुन रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, है ना। इनके इन 100 लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 लोगों को चुना जा रहा है। यहाँ पे सपोज करो 30 लोग रह रहे हैं और ये 30 लोग अपने एरिया से सर 3 आदमी को चुन रहे हैं। ठीक है, होता क्या है सर, 10 साल बाद हमने जब जाकर के यहाँ पे फिर से पॉपुलेशन गिनती की तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो 100 लोग रह रहे थे, अब यहाँ से सर लगभग 40 लोग माइग्रेट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब यहाँ पे अब 60 लोग बचे और इन 60 लोग का भी रिप्रेजेंटेशन 10 लोग कर रहे हैं सर, है ना। और चूंकि 40 लोग माइग्रेट कर चुके हैं तो अब यहाँ पे 70 लोग हो गए और इस 70 लोग का भी रिप्रेजेंटेशन 3 ही लोग कर रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे डीलिमिटेशन का काम करेगा। वो क्या करेगा सर, यहाँ पे चूंकि यहाँ से आबादी कम हो गई है तो यहाँ से सीट्स को कम कर देगा, यहाँ आबादी बढ़ गई है तो यहाँ पे सीट्स को बढ़ा देगा। तो डीलिमिटेशन का काम किसका है सर, यही इलेक्शन कमीशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहा गया है कि अभी 2026 तक के लिए डीलिमिटेशन को रोक दिया गया है, तो अगले साल 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन बैठ सकता है, राइट। तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या पता चलेगा सर, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कहीं ना कहीं ये पावर आपको इनके पास दिखाई देगा। प्लस सर ये इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर सकते हैं, इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन का है ना उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, इलेक्शन के डेट्स को नोटिफाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया वो उनको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं, उनका डाटा बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई एक ये पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में आएगी, एक वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन में आएगी, और ये इलेक्शन में आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना इनके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं। मतलब नेशनल पार्टी बनने के लिए ऐसा कहते हैं कि 2% वोट लोकसभा में होने चाहिए, इतने स्टेट्स में आपके पास में लोगों के द्वारा वोट आना चाहिए, वो एक अलग सा प्रोसेस है, उसको अपने को नहीं पढ़ना है। तो कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, सबके सब क्लासिफिकेशन आपका इलेक्शन कमीशन ही करता है, अपने कुछ स्पेशल से क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, उतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। ठीक है, प्लस यहां तक कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया सिंबल को लेकर के, किसका कौन सा चिन्ह है, राइट, वो सब का सब डिस्प्यूट को लेकर कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन पार्टी से संबंधित कोई भी ऐसा समस्या है, मेजॉरिटी ऑफ समस्या इसको डील करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने के लिए एक सर्वोसर्वा बॉडी के रूप में सामने आता हुआ नजर आता है। सो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इलेक्शन मशीनरी सपोर्ट कैसे होता है तो मैं आपको फटाफट बता दूं, इसमें कुछ भी नहीं है सर। इलेक्शन मशीनरी मतलब इलेक्शन के कराने के लिए अलग अलग कौन कौन से लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट मशीनरी के रूप में नजर आते हैं।
तो उसमें आपको दिखाई देंगे सर डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर, है ना, जिनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, ये सर आपके डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर। मतलब देखो एक तो आपके हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास हो गए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, अब वो इलेक्शन कमिश्नर्स के अंदर में हो गए सर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना, जो उनके अंदर है, ठीक है, वो अपॉइंट होते हुए नजर आएंगे। प्लस आपके पास में सेक्रेटेरिएट स्टाफ दिखाई देगा, सेक्रेटेरिएट स्टाफ मतलब बहुत सारे सेक्रेटरीज दिखाई देंगे आपके अंदर में, ज्वाइंट सेक्रेटरीज दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे अधिकारी आपके अंदर में दिखाई देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कराना पूरे देश में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। पूरे देश में अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो तो यू हैव टू मीट नंबर ऑफ पीपल्स आउट देयर, तो बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, वो नजर आएगा। इसके बाद से आप देखो स्टेट लेवल पे क्या दिखाई देगा, तो आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिखाई देंगे, स्टेट में आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे जो इलेक्शन कराते हुए नजर आएंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिखाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर आप रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हो, ये आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। पोलिंग बूथ पे आपको सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिखाई देंगे, मतलब ये जितने के जितने ऑफिसर है ना, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब एकदम डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर पोलिंग बूथ पे, ये पूरे के पूरे चैन ऑफ ऑफिसर्स जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, और ये इलेक्शन कमीशन के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। दे आर कंप्लीटली वर्किंग एज इलेक्शन मशीनरी सपोर्ट, ये पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं सर, इलेक्शन मशीनरी सपोर्ट के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके साथ सर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, तो 324 से स्टार्ट होता है, और आगे के जो भी इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स है, आपको बहुत आर्टिकल्स में ध्यान में रखना, बस बिगिनिंग आर्टिकल याद रखना है, राइट। और इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट करने की जो कमेटी है उसको ध्यान में रखना है, 65 साल से 6 साल, है ना, 6 वर्ष और 65 वर्ष की जो आयु है उसको ध्यान रखना है। प्लस ये एलिजिबल नहीं है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में रीअपॉइंट होने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, दे आर नॉट एलिजिबल, स्पेशली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स आर एलिजिबल, राइट। तो ये बेसिक से माइनर डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। अब आता है सर आपके पास में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसा कमीशन जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आए ना जाने कितने लाख एस्पिरेंट कर रहे हैं, एंड आई एम सिंसियरली अंडरस्टैंडिंग दैट यू गाइस मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, है ना। तो इस बार इस बॉडी को देखते हैं, ये भी बॉडी का जिक्र सर आपके संविधान में ही किया गया था, जब संविधान लिखा गया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही कहते हुए नजर आएंगे। अगर हम इसको भी डिटेल में देखेंगे तो आपको क्या स्टार्ट में दिखाई देगा सर, सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम कंडक्ट करने वाली, चयन करने वाली अधिकारियों की एक एजेंसी है, ठीक है। बहुत ही इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से अपने कार्यों करेगी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, खुद इंडिपेंडेंट चैन ऑफ इवेंट्स को फॉलो करेगी। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जिक्र किया गया, मेंशन किया गया, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी जिक्र में देखते हैं। अच्छा, एक बहुत कमाल की बात है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है ना, इनके पास ना एक कमाल का पावर होता है, क्योंकि सर इन्होंने अपने पावर को सीधे संविधान से ड्राइव किया हुआ है। अब देखो संविधान ही ऐसा है जिससे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को पावर मिला है, अधिकारी कहना गलत है शायद, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पावर मिला है। फॉर एग्जांपल आप देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको पावर कहां से मिला, संविधान से मिला, है ना। राष्ट्रपति पावर कहां से मिला, संविधान से मिला। प्रधानमंत्री पावर कहां से मिल रहा है, संविधान से मिल रहा है, राइट। वैसे ही आपको दिखाई देगा सर यूपीएससी, इनको भी पावर कहां से मिल रहा है, संविधान से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यूपीएससी के अगेंस्ट में बहुत बार बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, पेपर गलत आ गया, सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी गलत पैटर्न है, आप हमेशा देखना कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कोर्ट का इंक्लिनेशन यूपीएससी के ही डिसीजन पे ज्यादा होता है, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वेटेज कहीं भी ज्यादा आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा ये बायसनेस है जो सिस्टम में है, बिकॉज ऑफ विच इज अननोन बायसनेस कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, भले लोग एक्सेप्ट ना करें, लेकिन आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे तो चीजें वैसी हुई नजर आती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो सर इसको स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, और ये पार्ट 14 में है। अब इसको और पुराने बॉडी को अपन कंपेयर करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन कहां से स्टार्ट होता है सर, वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 324 से, और 324 के पहले 323 तक आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सर यूपीएससी दिखाई देगा जो कि पार्ट 14 में है। और जो आपका इलेक्शन कमीशन है क्या है सर, ये आपका जो इलेक्शन कमीशन है ये किस में दिखाई देगा सर, ये आपको पार्ट 15 दिखाई देगा, क्योंकि देखो पार्ट 14 324 तक है, इसका अगला पार्ट पार्ट 15 ये 324 के आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको इलेक्शन कमीशन दिखाई देगा। तो आपका जो यूपीएससी है पार्ट 14 में और 315 से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो 315 से 323 आपका यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी का भी सर सेम ही सिस्टम है, कोई बहुत यूनिक तो है नहीं। कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो कौन कौन दिखाई देंगे आपको, चेयरमैन साहब दिखाई देंगे, प्लस मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट साहब अपने हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, क्या प्रेसिडेंट साहब के पास इतना पावर है, नहीं सर, प्रेसिडेंट साहब अपने हिसाब से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाकर के रेकमेंड करेंगे, तो ही राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हुए नजर आएंगे। स्ट्रेंथ जो है ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे अपने को कितना स्ट्रेंथ रखना है। आपके संविधान में बस एक ही चीज मेंशन किया गया, क्या मेंशन किया गया कि सर 50%, एटलीस्ट 50% लोग ऐसे होने चाहिए यूपीएससी में काम करने वाले जो सरकारी पदों से आए हो और कम से कम सरकारी पदों में उनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो मिनिमम। अब ये एलिजिबिलिटी है, हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत छोटी क्राइटेरिया होती है। आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, 21 साल के ऊपर है, आप सब एलिजिबल हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, आईएएस बनने के लिए। तो आईएएस बनने के लिए एलिजिबल होना एक अलग बात है और आईएएस बनना एक अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। एलिजिबल होना एक बहुत ही छोटी सी क्राइटेरिया होती है। देखो 10 साल तो गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी काम करके आ जाएगा, कोई भी देखो आपके आसपास में गवर्नमेंट ऑफिस से 10 साल में काम करके आ जाता है। 10 साल क्या लोग 40-40 साल तक काम करके आते हैं, रिटायर होते हैं 35-36 साल पे, है ना। वो लोग क्या यूपीएससी में सर्व करेंगे? नहीं करेंगे। यूपीएससी में कौन सर्व करते हैं सर? जो सीनियर मोस्ट आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, 30 वर्ष 35 वर्ष की सर्विस होती है, बूढ़े हो चुके होते हैं। आपने देखा बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स बैठते हैं, इनका पैनल होता है, वो लोग आते हैं। तो ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेसिक सा एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि 50% लोग ऐसे होने चाहिए सर जो 10 वर्ष की एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज के एक्सपीरियंस रखते हो। अब बचे हुए जो 50% है ये प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कहीं किसी डिपार्टमेंट में अच्छे पद पे काम करने वाले अच्छे एक्सपीरियंस इंसान हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना, मतलब बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि 10 मतलब एटलीस्ट 50% मेंबर आपके कहाँ के होने चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिस से आने वाले होने चाहिए। टेन्योर एग्जैक्टली वही जो इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था हमने, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज द अर्ली दैट इज द टेन्योर। बहुत ही सिंपल टेन्योर है सर, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आगे देखो सर, अगर अपन रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो ही कैन बी रिमूव्ड इन ए स्पेसिफाइड मैनर। इनको भी सर उन्हीं स्पेसिफाइड मैनर में रिमूव करने का प्रोसेस है, ठीक है। रिमूवल आप देखो तो रिमूवल में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन को या फिर मेंबर को रिमूव कर सकते हैं अगर उनको लगता है ये इंसान इनसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, सारे पैसे खत्म हो गए, जो खुद के फाइनेंसर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, वो एक बॉडी को कैसे मैनेज करेगा? बैंकरप्ट हो चुका है, उसके ऊपर में कर्ज है, लोन है, कभी भी न्यूट्रल होकर काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे इंसान को भी हटा देते हैं। हु इज इंगेज्ड इन अदर पेड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा इंसान जो बाकी कहीं पे पेड एम्प्लॉयमेंट, अब मैं यूपीएससी का मेंबर हूं और मैं किसी एक कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं किसी एक कोचिंग से मुझे बेनिफिट्स आ रहे हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट है ना, पैसा आ रहा है कहीं से, पेड या अनपेड जो भी तरीके के देखो एम्प्लॉयमेंट, तो मैं एलिजिबल हूं, राइट, मुझे हटाया जा सकता है। अगर मैं अनफिट हूं ड्यू टू इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से मैं बहुत ही फोकस नहीं हूं, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा कैपेबल नहीं हूं, मानसिक संतुलन मेरा खराब हो चुका है, तो मैं इनकैपेबल हूं, तो भी हटा दिया जाएगा। अगर मिसबिहेव किया गया और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंक्वायरी में बताया और एडवाइस किया प्रेसिडेंट साहब को, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडवाइस कर दिया राष्ट्रपति को कि हाँ सर हमने इंक्वायरी किया था और उस इंक्वायरी से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डिग्नेटरी ने मिसबिहेव किया है, तो भी काम हो चुका है। मिसबिहेव का एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हो। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, कहीं किसी भी जगह से उनको फायदा आ रहा है, कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, तो इन क्राइटेरिया पे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब चूंकि एक इंडिपेंडेंट सी बॉडी में काम करते हैं तो उनके पास में कुछ इंडिपेंडेंट पावर भी होना चाहिए। क्या है इंडिपेंडेंट पावर सर? सबसे पहला है कि इनको उसी तरीके से हटाया जाएगा, मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जाएगा जब इनका वो टेन्योर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात तो ये सर कि इनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, ठीक है। प्लस इनको अपॉइंट करने के बाद भी कभी भी इनको आप डिसएडवांटेज नहीं दे सकते किसी भी चीज को लेकर के, मतलब ना ही इनकी सैलरी आप कम कर सकते हैं, इनके अलाउंसेस को आप कम कर सकते हैं, पेंशन अब पहले था भी नहीं है, राइट, मतलब आप किसी भी प्रकार से चीजों को घटा नहीं सकते, आप उसको बढ़ाएंगे या फिर उतना ही रखेंगे सर, कम तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये तो अपने को ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, इसको आपको कहीं से भी देना होगा तो ये आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। भारत सरकार का जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां से इनको पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस सब कुछ दिया जाता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिग्निटरी पोजीशन है ये, राइट। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस में देखोगे तो अगेन आपको दिखाई देगा जो चेयरमैन साहब है ये इनएलिजिबल फॉर फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन से रिटायर हुए हैं तो आप कहीं भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर सकते, सेंटर का हो स्टेट का फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात सर, जो भी मेंबर्स है जो एलिजिबल है, राइट, मतलब बाकी मेंबर्स, अब एक चेयरमैन है इसके बाद बाकी मेंबर्स तो हैं ना यूपीएससी में, सिर्फ चेयरमैन थोड़ी होते, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जो बाकी मेंबर्स है चेयरमैन के अलावा उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनको यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया जा सकता है या फिर उनको स्टेट पीएससी में भी चेयरपर्सन बना दिया जा सकता है, कहीं पे भी चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब जो बाकी मेंबर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनका मेंबर वाला टाइम खत्म हो गया तो उनको प्रमोट करके आप चेयरमैन बना दो, लेकिन जो ऑलरेडी चेयरमैन है
इनका टाइम खत्म हो गया तो सर ये घर जाके आराम करे या फिर किसी प्राइवेट जगह काम करे, इनको सरकारी दफ्तर में जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद से आए हैं ना सर। इसके बाद अगर आप कहीं जॉब करिएगा सरकारी में, तो इसका मतलब ये है कि आप सरकार को कहीं ना कहीं अनड्यू बेनिफिट दे रहे हैं, तभी आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दिया। एक इंप्लीकेशन ही निकल सकता है, राइट, क्योंकि बहुत ही पावरफुल पोजीशन से आप रिटायर हुए। ठीक है, तो सर इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता सेम ऑफिस में, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्राइटेरिया है। मैं आपको फिर से बताता हूँ सारे एस्पिरेंट्स को कि ये वाले जो कुछ 3-4 क्राइटेरिया है ना, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछे गए और बच्चे बार बार इन्हीं क्राइटेरिया में फंसते हैं, जिसमें अपने को फंसना नहीं है, एज सिंपल एज दैट। चलो भैया, काम क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है सर इनका, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम्स लेना है ना। जितने भी सेंट्रल सर्विसेज है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन सभी का एग्जाम यही लोग कंडक्ट कराते हुए नजर आते हैं। जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनमें जो भी सर्विसेज है उसमें भी ये लोग कंडक्ट कराते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ में सर जितने भी स्टेट्स उनको असिस्ट करते हैं, अगर कोई स्टेट आकर के बोले कि भैया हमारे यहाँ का स्टेट जो पीसीएस एग्जाम है इसको आप करा दो, स्टेट एग्जाम करा दो, तो अगर यूपीएससी चाहे तो करा सकती है, राइट। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करा सकती है, 2 से ज्यादा स्टेट्स का भी कर सकती है। कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना है ना, अगर गवर्नर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इस प्रकार का एग्जाम कराना है, आपसे हमें हेल्प चाहिए, तो यूपीएससी कर सकती है गवर्नर के रिकमेंडेशन पे और राष्ट्रपति साहब की अप्रूवल देने पे। कहीं ना कहीं आपको स्टेट्स को मदद करते हुए नजर आएगी यूपीएससी। ठीक है, काम क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा काम है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं, आप इसको रीड करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, आप सभी को मैंने बता दिया है सर, यूपीएससी बाय रूपेश, है ना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप सभी को कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाओगे, इसको रीड करोगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जो रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है आप उसको देखते चलोगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। और रट्टा मारने वाले से भागना नहीं है, 2 से 3 बार ठीक तरीके से देख लोगे तो याद रहेगा। बहुत फैक्चुअल नहीं है यहाँ पे चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ईयर से याद रखने, 2-3 से प्रोविजन से याद रखने। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, 6 वर्ष 65 वर्ष इनका टेन्योर है, तो ये सब चीजें तो ऐसे भी याद हो जाती है, आम इंसान को भी याद हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, तो आप भी याद कर लोगे, कोई बहुत टफ नहीं, बस इसको रेगुलर रीडिंग करना है और रिवीजन करना है जितना भी हो सके। ठीक है, तो पहले अपन रोल की बात करें, काम क्या करते हैं सर, तो जो मैरिट सिस्टम है उसका वॉच हो गया, मतलब भारत में मैरिट सिस्टम को ऊपर लेकर के जाना, मेरिटोरियस लोगों को चयन करना, उनका रिक्रूटमेंट करना बड़ी से बड़ी सर्विसेज में, और उसके लिए अलग अलग प्रोसेस देखना, ये पूरा पूरा इनका काम है। बाकी आपको दिखाई देगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के साथ में काम करते हुए नजर आते हैं, एडवाइजरी काम है इनका, राइट। ये जो भी एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग नहीं है, राष्ट्रपति को एडवाइस भी दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में ए और बी ग्रुप के जितने भी हैं, राइट। ये सब के सब आप एक बार रीड कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है सर आपके पास में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो भी आपके स्टेट्स हैं, ये भी तो स्टेट्स के एग्जाम लेते हैं, तेलंगाना पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस, पीसीएस कहते हैं, कुछ लोग पीएससी कहते हैं ना, ये जो भी आप कहते हो दिस इज द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, ये स्टेट पीसीएस कराती हैं। और जिस तरीके से यूपीएससी में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे वो राष्ट्रपति महोदय थे, स्टेट पीसीएस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके गवर्नर महोदय हैं, मतलब इस पे जितने भी बड़े पद पे बैठने वाले लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, आपके गवर्नर महोदय करते हुए नजर आते हैं, दिखाई देंगे। तो एग्जैक्टली सेम पार्ट के सेम आर्टिकल्स आपको स्टेट पीसीएस के दिखाई देंगे जो आपके यूपीएससी के। कहां से कहां तक है सर, 315 से 323 पार्ट 14 सेम आपको यूपीएससी का था, सेम स्टेट पीसीएस का था। यूपीएससी सर सेंटर के लेवल पे था, तो हर स्टेट में आपके पास में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिखाई देगा। इनके पास में सर कंपोजिशन का, अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का जितना भी पावर है ना ऑफ फंक्शन, ये सब के सब इंडिपेंडेंट है, ये अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में काम आएंगे। क्योंकि सर स्टेट लेवल पे जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में लोग दिखाई दे रहे हैं उनको ये लोग चयन करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली वही चीज आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं है सर, सेम है। चेयरमैन के साथ में बाकी मेंबर्स, इनको अब यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं सर, गवर्नर कर रहे हैं। वहां पे कौन कर रहे थे, आपके प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, देखो कि लगभग 50% लोग ऐसे होने चाहिए जो सरकारी जॉब से रिटायर होने चाहिए, काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तो वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, बाकी वही है क्राइटेरिया सर, 6 साल या फिर, अच्छा यहाँ पे 62 साल है, याद रखना, वहां पे 6 ईयर और 65 था, यहाँ पे 6 ईयर और 62 ईयर्स है। पहले एक्चुअली में 60 साल ही था, बाद में इसको बढ़ा करके 62 कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। प्लस रेजिग्नेशन लेटर ये सर गवर्नर को देंगे, रिजाइन ये गवर्नर को देकर के हो सकते हैं, और इस तरीके से इनकी पोजीशन भी वैकेंट हो सकती है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हटाने की बात है, अब इसमें बस एक ही चीज याद रखना, अगर ये रिजाइन करना चाहते हैं तो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे, घर चले जाएंगे। अगर इन्होंने गलत काम किया है या फिर किसी भी तरीके से मिसबिहेव किया हुआ है, अगर ये प्रूव हो चुका है
इनको हटाना है तो हटाने का पावर है सर गवर्नर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। मतलब याद रखना, अपॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कौन, आपके गवर्नर, और इनको हटा रहे हैं कौन, आपके राष्ट्रपति। प्लीज टेक दिस पॉइंट वेरी सीरियसली, राइट। क्या लिखा हुआ है, दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स बट दे आर रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां लोग फंसेंगे, क्यों रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि सर एक ऐसी पोजीशन से किसी को रिमूव करना एक बहुत बड़ी बात है ना, नॉर्मल नहीं है रिमूवल। अपॉइंटमेंट एक नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है कि हाँ चलो इनका टाइम खत्म हो गया नया अपॉइंट कर दिया, इनका टाइम खत्म हो गया नया अपॉइंट कर दिया, तो हर स्टेट अपने लेवल पे मैनेज कर रहा है। लेकिन किसी भी स्टेट से किसी भी ऐसे पोजीशन से किसी को रिमूव करना इज नॉट एन इजी थिंग, तो उसके लिए राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट होगा ही हो, राष्ट्रपति ही उनको रिमूव करेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फाइनल स्टैंड होगा, तभी वो इंसान रिमूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड ऑफ रिमूवल वही सब ग्राउंड है जो हमने पिछली बार पढ़ा हुआ था, और इंक्वायरी भी वैसे ही होगा जैसे हमने देखा हुआ था, और मिसबिहेवियर का डेफिनेशन भी सेम, मतलब आपने जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा एग्जैक्टली सेम चीजें स्टेट पीसीएस में है, बस यही डिफरेंस है वो सेंटर का और ये स्टेट का। डिफरेंसेस क्या क्या थे, वहां 65 वर्ष तक था, यहाँ 62 वर्ष तक है। वहां पे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन गवर्नर, वहां हटाने का काम प्रेसिडेंट, यहाँ भी हटाने का काम प्रेसिडेंट, है ना, भले अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं। तो कुछ आपको बेसिक से डिफरेंस दिखाई देंगे, एग्जैक्टली सेम चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी सर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर अपॉइंट कर दिया गया तो सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने पे ही हटेंगे, राइट, और कोई भी तरीका नहीं है, एकदम सब कुछ सेम है, डिट्टो है ना। जो चेयरमैन है इनका, इनके पास एलिजिबिलिटी, अगर आप स्टेट पीसीएस के चेयरमैन हैं तो रिटायर होकर के आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट में नहीं काम कर सकते। एग्जैक्टली सेम चीज है ना, एंड दे आर नॉट रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म इन द सेम ऑफिस। ऐसा नहीं है कि सर आपको एक बार चेयरमैन बना दिया गया स्टेट पीसीएस का तो आप फिर से आपका टाइम खत्म हो गया तो आपको फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा, नहीं, सेम ऑफिस में तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, किसी और ऑफिस में हो सकता है, प्रमोशन के तौर पे तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्टेट पीसीएस उठ करके यूपीएससी में काम कर सकते हैं, और यूपीएससी में काम करने के बाद तो आप कहीं काम नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्वा बॉडी, उसके बाद तो कहीं भी नहीं, है ना। तो ये आपको बेसिक से क्राइटेरियाज दिखाई देते हुए नजर आएंगे, एग्जैक्टली सेम है यूपीएससी की तरह ही, स्टेट लेवल पे जो अपने यूपीएससी में पढ़ा था सेम चीज आप पढ़ोगे। बाकी मेंटोरशिप बैच के बारे में आई थिंक आप सभी को पता चल ही चुका होगा, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ योर्स। ये सारे के सारे आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम के रिव्यूज दिखाई देते हुए नजर आएंगे। एनीवेज मूविंग अप अहेड विद द नेक्स्ट बॉडी दैट इज द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बाद में आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सी बॉडीज कवर अप होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपके देश का फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ी बॉडी है, कि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स कैसे डिवॉल्व करे, रेवेन्यू कैसे शेयर करिए, फाइनेंस कमीशन का ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया जाता है। फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र किया गया और आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो अगर अपन स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल में बार बार रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल एक ही दो याद रखने हैं लेकिन याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक एक आर्टिकल याद रखो, 324 याद कर लो, 315 याद कर लो, है ना, 280 याद कर लो। मैं नहीं कह रहा कि आप 315 से लेकर 323 तक सब याद करो, नहीं, लेकिन 315 तो याद रखो कहां स्टार्ट हो रहा है, 324 तो याद रखो कहां से दूसरी बॉडी स्टार्ट हो रही है, इलेक्शन कमीशन स्टार्ट हो रहा है, 315 यूपीएससी स्टार्ट हो रहा है या फिर स्टेट पीसीएस स्टार्ट हो रहा है, 280 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ही याद मत करो, लेकिन ये तो याद रखो एटलीस्ट। फाइनेंस कमीशन सर 280 से हो रहा है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब थोड़ी थोड़ी जुडिशरी वाली बॉडी भी है, मतलब अपने हिसाब से जुडिशरी की तरह डिसीजंस भी ले सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है सर, अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुका है। आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है। अगर नहीं है पता नाम, जाओ गूगल करो, रिसर्च करो और अभी कॉमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। वी आर स्टडीइंग ऑन सितंबर ऑफ 2025। बताओ क्या नाम है सर चेयरमैन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंपोजिशन सर बहुत ही छोटा सा है, कुछ भी नहीं है खास इसमें। कंपोजिशन में आपको दिखाई देगा एक चेयरमैन है और चेयरमैन के साथ में आपको सर 4 मेंबर्स दिखाई देंगे, और इन सभी को अपॉइंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे भी वही दिखाई देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, तो फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 क्वालिफिकेशन देता है, यानी कि इसका जो क्वालिफिकेशन है ये आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसको हमने एक एक्ट के द्वारा, एक अधिनियम के द्वारा ये क्वालिफिकेशन को ऐड किया हुआ है। तो चेयरमैन का क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, जिसके पास में पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस है आपके चेयरमैन बन सकते हैं। अब पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस हो तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी चेयरमैन बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन राष्ट्रपति किसको चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको चाहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
एनीवेज मूविंग अहेड, बाकी मेंबर्स देखो, आपको 4 मेंबर्स कौन दिखाई देंगे, तो हाई कोर्ट के जज या फिर ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, वो एक मेंबर बनेंगे। कोई ऐसे जो फाइनेंस में और गवर्नमेंट अकाउंट में बहुत ही तगड़े एक्सपीरियंस इंसान हो, कोई ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंस हो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, पैसे को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये सब के सब सर क्या है, मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टेन्योर देखो, एज प्रेसिडेंट स्पेसिफाई एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति जैसे चाहेंगे वैसे आप टेन्योर आपका रहेगा और आप सर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। यूपीएससी में, इलेक्शन कमीशन में कहीं भी रीअपॉइंटमेंट नहीं था, यहाँ पे सर रीअपॉइंटमेंट है। ये शार्प डिफरेंसेस है, इसको ध्यान में रखना, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा फंस जाओगे। ठीक है, अब देखो सर काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। सबसे प्राइमरी फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, सेंटर को स्टेट्स को कितना पैसा देना चाहिए, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ रेवेन्यू है, कितना पैसा सेंटर के पास होगा और कितना पैसा स्टेट के पास होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फिर जो डिवीजन ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन देता हुआ या बताता हुआ, रिकमेंड करता हुआ नजर आते ही सबसे पहला काम है, दैट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेवल पे कैसे भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, ये रिकमेंड करेगा। प्लस सर ग्रांट इन एड है ना, सेंटर कितना पैसा किस स्टेट को देगा, वही बात है सर, मतलब घुमा फिरा करके बात ही आ रहा है सर कि सेंटर और स्टेट के बीच में सर रेवेन्यू कैसे शेयर होगा, रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, बस यही चीजें घुमा फिरा करके आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आगे देखो सर, ऑगमेंटेशन ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, मतलब आपका जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है वहां से अगर आपको पैसा निकालना है, राइट, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए या फिर पंचायत के लिए, तो ये भी कब निकलेगा, जब स्टेट का फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। आपकी जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज है, अलग अलग जो पंचायत है, उसको भी तो डेवलपमेंट काम करना, उसको भी तो पैसा चाहिए। कैसे पैसा आएगा सर, स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेगा वैसे ही पैसा वो लोग निकालते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिकमेंडेशन है। कोई भी ऐसा मैटर है ना जो राष्ट्रपति साहब के पास रेफर किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ दी फाइनेंस, साउंड फाइनेंस, मतलब अच्छे तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास में अगर कोई भी मैटर ऐसा रेफर किया गया है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन काम करता हुआ नजर आएगा। पहले क्या हुआ सर, 1960 तक जो रिकमेंडेशन था, क्या लिखा हुआ, अर्लियर टिल 1960 आल्सो रिकमेंडेड ग्रांट्स इन ल्यू विद एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ जूट, मतलब जूट का एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के भी पहले ये ग्रांट्स रिकमेंड करता था। अब ये सब ये काम नहीं करते हैं, अभी बस सीधा सीधा काम करते हैं सर कि आप ये बता दो फाइनेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल स्टेट के बीच में, दैट इज एग्जैक्टली द वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यही चीजों को आपको एक लाइन में जानना है, मींस में से आप मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू आंसर में अलग अलग वर्टिकल के डायमेंशंस को हिट कर सकते हैं। अगर हम आगे जाएं सर, तो फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, राइट, ये रिपोर्ट कहां सबमिट होगा और कैसे सबमिट होगा। तो सबसे पहली बात सर, फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहां पे सबमिट होता है, दैट इज टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर में डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, लेट द रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट विद टेकन एक्शन रिपोर्ट, राइट, मतलब क्या एक्शन लिया गया है उसको भी सामने रखना है, प्लस इनका जो रिपोर्ट था ये पार्लियामेंट के सामने रखना है, पार्लियामेंट को पता चलना चाहिए कैसी चीजें क्या चल रही हैं। एडवाइजरी रोल है सर, है ना, मतलब ये जो भी रिकमेंडेशन देंगे सरकार के ऊपर में बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने कह दिया है तो सरकार को करना ही करना है, नहीं, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड डू, इट इज एडवाइजरी बट नॉट बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही वाला चीज है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, है ना, फिस्कल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, याद करो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है सर, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि फिजिकल फेडरलिज्म यानी कि पैसे का, है ना, फिजिकल का डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब कितना पैसा सेंटर के पास, कितना पैसा स्टेट के पास, क्या डिवीजन होगा पैसे का, फिजिकल फेडरलिज्म ये कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरेशन, मतलब ये बैलेंस करता है कि कोई सेंटर ऐसा ना हो जो बेचारा नुकसान में ही जा रहा हो, ऐसा ना हो कि स्टेट के पास में बहुत पैसा है, यानी कि सेंटर के पास बहुत पैसा और बेचारा स्टेट नुकसान में जा रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो इन हर की टर्म का ना, हर एक वर्ड का एक प्रॉपर मतलब है जो हमें ध्यान में रखना है व्हेनेवर वी आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्टफ। बाकी आप इसको एक थॉरो रीड करोगे ना तो ये आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट कोई पॉइंट था, अर्लियर रूल वाज वीकेंड बाय प्लानिंग कमीशन बट नाउ रिप्लेस बाय नीति आयोग, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत सारा काम प्लानिंग कमीशन करती थी, अब नीति आयोग कर रही है, इसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। अब आता है सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग भी कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो आप देखो इनका नाम क्या है सर, ऑडिटर जनरल, मतलब जो भी गवर्नमेंट के खाते में पैसा है
मतलब आप समझो, गवर्नमेंट कहीं पैसा लगा रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस कर रही है, कितना रिसीट आ रहा है, कौन सा स्टेट घाटे में है, कौन सा स्टेट फायदे में है, सरकार ने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो पैसा सही जगह पे लगा या फिर वो घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, इन सभी का ऑडिट करना किसका काम है सर? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वी इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज कैग। बहुत ही पावरफुल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और सर कैग एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तो इसको याद रखना, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड है, इसके ऊपर मैंने स्टेट पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इसके हेड कौन है? तो आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इनको क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि जो भारत की जो पैसा है, जो पब्लिक पर्स है, वो पैसा कहाँ लगा, वो पैसा बचा, घोटाला हुआ, क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा देखभाल करना, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहीं ना कहीं कैग को कहा गया। देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या बोला हुआ है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान में सर सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है कैग, क्योंकि यही बताएगा सर पैसा कहाँ गया, कितना गया, फायदा है, घोटाला है, डेफिसिट है, क्या चल रहा है ना, प्रॉफिट है, क्या है, ये सब बताते हुए नजर आएगा। एंड इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कहीं ना कहीं आपके इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पिलर है क्या है ना। अपॉइंटमेंट की देखो तो सर इनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, इनको ओथ भी दिलाया जाता है ताकि अपने संवैधानिक रूप से बहुत ही निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करेंगे। 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला ही टेन्योर है, जो हमने इलेक्शन कमीशन में देखा, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ में और एक कौन सी बॉडी देखा था जिसमें हमने पढ़ा हुआ था, ये फाइनेंस कमीशन नहीं, वन वाज द इलेक्शन कमीशन एंड द यूपीएससी आल्सो, 6 वर्ष एंड 65 वर्ष ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजाइन किसको करेंगे सर? राष्ट्रपति को करेंगे। और कैसे हटाया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, मतलब अगर चार्जेस पास हो गए हैं तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस से उनको क्या किया जाएगा? इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इंपीचमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा, और जुडिशरी की क्लास भी 3-4 क्लास में आने वाली है। अभी इसके बाद हम एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी करेंगे, फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर पे आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर स्टेट खत्म हो जाएगा तो जुडिशरी में करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और फिर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, फिर अपना चैप्टर खत्म, पूरी पॉलिटी खत्म। मतलब आप समझ के चलो कि 7-8 क्लास में आपकी पॉलिटी खत्म होने वाली, इसलिए कंसिस्टेंट होकर के सारे लेक्चर्स को देखो, ठीक है। तो सर ये इनका कुछ रिमूवल का प्रोसेस है। सेफगार्ड क्या है सर? तो जाहिर सी बात है कि जितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया, 6 वर्ष 65 वर्ष, उसमें तो कुछ भी आप नहीं चेंज कर सकते, वो तो टेन्योर फिक्स्ड है। प्लस एक ऐसे पोजीशन से एक इंसान रिटायर हो रहा है, तो इस पोजीशन से रिटायर हुए इंसान को आप कभी भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं, ना इनको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ना सर कि आज ये इंसान कैग हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, इसका 1 साल बचा हो रिटायरमेंट का, आप इसको बोलो कि देखो यार वो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी सरकार चल रही है, वो घोटाले में, तुम ये रिपोर्ट में बताना मत, तुम जैसे ही रिटायर करोगे ना मैं तुम्हें बहुत बड़ा पद दे दूंगा, तो आपको फेवर कर सकता है ना इंसान। इसीलिए इस पोजीशन को इंडिपेंडेंट रखा गया कि ऐसे पद से आए हुए लोग को हम कहीं भी जॉब नहीं देंगे, ये एलिजिबल नहीं है सरकार के अंदर काम करने के लिए, सेंट्रल स्टेट में। प्राइवेट में कहीं काम करना चाहे भैया कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट में तो काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सर पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इनके मतलब उस पूरे सीएफआई का चार्ज है, ये दिखाई देता है, इनको पता चलता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब का सब काम इसका इन्हीं का है, राइट। राष्ट्रपति को ये सब चीज इन्फॉर्म करते हैं और ये सारा सारा इनका ड्यूटीज है, कुछ भी खास नहीं, आप इसको रीड करोगे एवरीथिंग इज फाइन। अलग अलग प्रकार से ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने का तरीका भी यही है सर कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ठीक तरीके से रीड करना है ताकि हमें पता चले कहाँ पे कितना फायदा है, कितना नुकसान है। तो ये इनके कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिट और ये इनके कुछ लिमिटेशंस है, उन्हीं पैरामीटर्स पे आपको लिमिटेशन भी दिखाई देगा। मेंस के पॉइंट से बहुत ही स्मूथ पॉइंट से एक बार रीड करोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना सर, आपको कंटेंट को रीड करना है, ठीक है। जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। लिमिटेशन में देखो क्या लिखा हुआ, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर बेस्ड ओनली ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो सीक्रेट सर्विसेज के एक्सपेंडिचर है, अब इन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह दोगे ना गवर्नमेंट कह रही है कि सर ये सीक्रेट मिशन के ऊपर में इन्वेस्ट हुआ, ये इस जगह पे इन्वेस्ट हो गया, उस जगह पे बेचारा क्या है उसको रिसर्च नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, तो वो उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। तो बस इसको रीड करना है, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्रिटिसिज्म भी कुछ कुछ दिया गया, ऑब्वियस सी बात है सर, कोई तारीफ करेगा तो कोई क्रिटिसाइज भी करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, पार्लियामेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइम मिनिस्टर वन शॉट में मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ में अटॉर्नी जनरल भी पढ़ाया हुआ है। तो मैं अटॉर्नी जनरल का यहीं पे आपको ब्रीफ समरी दूंगा, इसके बाद से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में दिखाई देते हैं। अटॉर्नी जनरल को अपन कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, क्या बोलते हैं सर? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब लॉ के सबसे बड़े अधिकारी, राइट।
प्लस सर जब भी कोई सरकार बनती है ना तो अपने अटॉर्नी जनरल को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ताकि अगर सपोज करो सरकार से कोर्ट में कोई केस हो गया सरकार के ऊपर में, तो कौन सरकार का पक्ष रखेगा? जो अटॉर्नी जनरल होंगे यही सरकार का पक्ष रखेंगे। दूसरी बात सर, इनके पास में एक और अधिकार है, क्या है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या कर सकते हैं, डिस्कशंस में, राइट, डिस्कशन में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब सपोज करो कोई सरकार से कानून के पर्सपेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछा या किसी ने कुछ ओपिनियन मांगा, तो अटॉर्नी जनरल बता सकते हैं ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसीलिए ये कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते सर। ही कैन नॉट वोट बट ही कैन पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेट तो कर सकता है डिस्कशंस में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, जो आपके अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं ना, इनके पास में अधिकार है राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। देश के किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस बन करके बैठ सकते हैं, देश के किसी भी कोर्ट में जा करके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं क्या चल रहा है, सुनवाई क्या हो रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ द अटॉर्नी जनरल। कहीं ना कहीं ये क्या है सर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कोई टर्म इनका फिक्स नहीं, इनको कल हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटा देंगे। जनरली जब भी सरकारें हटती हैं अटॉर्नी जनरल भी आपके हट जाते हैं, क्योंकि जब भी नई सरकार आएगी अपने नए अटॉर्नी जनरल को वो बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, आपको अटॉर्नी जनरल बना दिया गया, सरकार चेंज हो गई, अब आपका जो अभी भी लगाव है पुरानी वाली सरकार के साथ है। अब अपोजिशन पार्टी सरकार में बन चुकी है, नाम क्या, आप इनके अटॉर्नी जनरल है ना, इनके ऊपर में केस किया गया, आप इनको हरा दोगे, दूसरे वालों को जिता दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सरकार का अपना खुद का अटॉर्नी जनरल होता है, जब सरकार जाती है तो अटॉर्नी जनरल भी चले जाते हैं। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट से पोस्ट आपको अटॉर्नी जनरल को दिखाई देंगे। और जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल आपके सेंटर में एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, वैसे ही एडवोकेट जनरल आपके स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, जो कि आपको आगे स्टेट जनरल वाले में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवोकेट जनरल भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू समवेयर। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, राइट, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस, है ना। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि अगर आपको कल रिवाइज करना हो सो इट बिकम्स वेरी इजी। देखो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। आर्टिकल 165 में जो आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, सेम एडवोकेट जनरल, इनका अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन गवर्नर साहब देख रहे होंगे। ठीक है, और ये जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सर कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो, तो ही आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल बनाती है। अगर किसी को एडवोकेट जनरल बनाया गया मतलब वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बस एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स आपको सेम दिखाई देंगे। और यहाँ पे लास्ट के एक पेज में मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट सी बॉडीज है ना उनको कंसोलिडेट कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन, ये यूपीएससी, ये फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी चीज सर, कुछ और भी कमीशन दिखाई देंगे। फॉर एक SC/ST कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, लिंग्विस्टिक कमीशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कभी कभी इन पे क्वेश्चन आता है, तो चूंकि हर कमीशन को अपन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कमीशन है जो एग्जाम में आते हैं, जहां से न्यूज में हमेशा न्यूज में रहते हैं, उसको तो हमने आज की क्लास में कर लिया है। बाकी ये जो 2-3 और इंपॉर्टेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कमीशन है, उनको मैंने इसी कॉन्टेंट में ऐड करके यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट सारी बॉडीज मैंने पढ़ा दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ 10 मैंने 8 आपको पढ़ा दिया है, 2 आपको अपने से पढ़ना है जो आपको कंटेंट में दिख जाएगा। उसको बस आप सिंपल रीड करोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सारे क्वेश्चन लगेंगे। राइट, वैसे आज जो हमने क्लास किया ना, इसके बाद वैसे भी आपके सारे क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। सो द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैव टू ऑल ऑफ यू इज दैट whatever we are covering in the class, make sure that you guys revise the content very well as many time as you can, because the more you revise the better hold you have over the content। बाकी इसको डाउनलोड करो, बार बार रिवाइज करो, और साथ में PYQ लगाते चलो। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS का एग्जाम है, EPFO का एग्जाम है, स्टेट PSC का एग्जाम है, या फिर वनडे एग्जाम है, OTA CDS, जो भी एग्जाम है, जस्ट डू इट। राइट, दिस कंटेंट इज हाईली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बड़े एग्जाम्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वर्टिकल के एग्जाम्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल तो है, लेकिन कंटेंट ज्यादा है, तो आपको थोड़ा कम ही पढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए तो सर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो आई होप द कंटेंट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द क्लास। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ में। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, चलो बाय बाय, थैंक यू।